हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल हीट इंजन्स के बारे में। सो आइडियल हीट इंजन्स ये हमारा जो है बेसिकली टॉपिक है। आइडियल हीट इंजन ये टॉपिक है, ये सेकेंड ईयर बीएससी का टॉपिक है। आइडियल हीट इंजन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी आइडियल हीट इंजन्स के टॉपिक में पहले तो हमें कुछ इंट्रोडक्शन लेना चाहिए चीज़ों का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि प्रोसेसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, थर्मोडायनामिक्स क्या है, ऐसे कुछ बेसिक पहले रिवीजन कर लेते हैं। आने वाले लेक्चर्स में आपको और डिटेल चीज़ें मिलती चली जाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। हम कारनॉट इंजन पढ़ेंगे, उसकी एफिशिएंसी डिराइव करेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल जो है आइडियल हीट इंजन के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सबसे बेसिक डेफिनेशन कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स जो है बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। Thermodynamics is a branch of science that deals with study of conversion of mechanical work into heat and vice versa. ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ही ब्रांच नहीं है, बल्कि ये पूरे साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो केमिस्ट्री में भी आती है, इसका रोल बायोलॉजी में भी है, फिजिक्स में भी है। तो साइंस की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन। आप वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वर्क से मैकेनिकल वर्क करके कैसे हीट बना सकते हैं और कैसे हीट से वर्क बना सकते हैं। तो वर्क से हीट बनाने का मतलब ये होता है कि आप पिस्टन को जो है बेसिकली जब पुश करते हैं एक कंटेनर के अंदर, तो उसमें रखी हुई जो गैस है वो हीटअप हो जाती है, ठीक है। और आप दीवारें ऐसी बना दीजिए कि वो हीट एस्केप ना कर पाए, तो ऑब्वियस है कि अंदर की गैस हीट हो जाएगी और ठंडी भी नहीं हो पाएगी, कि हीट लीव नहीं कर सकती सिस्टम को। तो दीज आर लाइक एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक क्या होता है वो भी अभी हम देखेंगे, बट एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हीट ना आ सकती है ना जा सकती है बाहर। तो मैकेनिकल वर्क करके इस पिस्टन को दबा के आप हीट क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे ही अगर आपके पास हीट है काफ़ी सारी, तो उससे मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पर बर्नर रख दिया, हीट सप्लाई की, और इसको बाय द वे अब एडियाबैटिक नहीं रख सकते, तो ये कंडक्टिंग वॉल रहना चाहिए। कंडक्टिंग वॉल को हम लोग जो है डायाथर्मिक वॉल भी कहते हैं, डायाथर्मिक वॉल। तो अगर बेसिकली आपने हीट सप्लाई किया इसको, तो गैस जो है गर्म होगी, और जब वो गैस गर्म होगी तो बेसिकली वो एक्सपांड भी करेगी, ये हीट लेगी और एक्सपांड करेगी, और एक्सपांड करके इस पिस्टन को पुश करेगी। तो आपने हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क, वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, और इसी कन्वर्जन प्रोसेस को स्टडी करना थर्मोडायनेमिक्स का काम है। अब एक और इसकी जो सब ब्रांच है वो है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री, सो थर्मोमेट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, thermodynamics that deals with thermometry is the branch of thermodynamics which deals with the study of temperature and its measurement. सो टेम्परेचर की स्टडी और उसके मेजरमेंट की स्टडी का नाम जो है थर्मोमेट्री है। एंड द डिवाइस यूज्ड फॉर दैट, and the device used for this purpose is called as a thermometer. थर्मोडायनेमिक्स की एक ब्रांच और है जिसे हम कहते हैं कैलोरीमेट्री। सो बेसिकली कैलोरीमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ thermodynamics that deals with study of heat and its measurement, and the device used for this purpose is called as a calorimeter.
तो आपने देखा कि थर्मोमेट्री एक ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कि बेसिकली डील करती है टेम्परेचर के मेजरमेंट के ऊपर, है ना, मतलब मेजरमेंट जो है टेम्परेचर मेजरमेंट उसके उसके ऊपर डील करती है, उसके बारे में डील करती है थर्मोमेट्री। और जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसे थर्मोमीटर कहते हैं, है ना। वैसे कैलोरीमेट्री क्या है, एक ब्रांच ऑफ बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स मेजरमेंट। ये जो कैलोरी वाला जो नाम है ना, ये कहाँ से आता है, मेट्री मीन्स मेजरमेंट सिंपली, और कैलोरिक एक वर्ड था पहले, कैलोरिक, कैलोरिक हीट को पुराने ज़माने में कैलोरिक कहते थे, तो इट्स अ सिनोनिम ऑफ हीट। कैलोरिक इज अ सिनोनिम ऑफ हीट। कैलोरिक बेसिकली मतलब ऐसे कहते थे कि किसी चीज़ के अंदर कैलोरिक भरा हुआ है, गर्म चीज़ के अंदर, और जो ठंडी चीज़ें हैं वो उनमें डेफिशिएंसी है, उनमें कमी है कैलोरिक की। तो जब एक ऐसी चीज़ जिसमें कैलोरिक भरा हुआ है और जिसमें और दूसरी चीज़ जिसमें कैलोरिक कम है, दोनों को जब टच कर दिया जाएगा, आपस में उनको टच कर दिया जाएगा, तो बेसिकली कैलोरिक फ्लो होगा, ठीक है। तो कैलोरिक जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होगा। तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट था जो कि अभी काफ़ी आउटडेटेड माना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट उस ज़माने में हुआ करता था। तो फिर कैलोरी जो है बेसिकली वहीं से ये वर्ड डिराइव किया गया है। और कैलोरीज जो है बेसिकली एक यूनिट है इस चीज़ का, ठीक है। ये जो कैलोरिक फ्लो वाला जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो अभी मतलब हज़ारों साल पुराना नहीं है, ये तो बिल्कुल 18th सेंचुरी तक चला है ये, 18th सेंचुरी तक। और ऐसा माना जाता था कि कैलोरीज के एडिशन से ही बेसिकली बॉडीज़ वार्मर होती हैं और कैलोरीज लॉस होता है तो बॉडीज़ ठंडी होती हैं, जो कि हाँ लगभग ठीक ही है, करेक्ट ही है। एंड उसके अलावा बेसिकली लोग पूछते थे कि अच्छा अगर कैलोरीज ऐड हो जाएंगी तो क्या मास वास भी बढ़ेगा कि नहीं, और कैलोरीज कम हो जाएंगी तो मास घटेगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कैलोरीज कम्प्लीटली मासलेस, कैलोरिक जो चीज़ है, जो हीट है, वो कम्प्लीटली मासलेस है, बहुत ही हाईली इलास्टिक है, ठीक है। एंड मतलब ऐसी कुछ प्रॉपर्टी उसको दे दी गई थी जिससे कि हमें वो मास के जो है ना, मास के अंदर कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना करना पड़े। जब यहाँ से वहाँ वो ट्रैवल करे, हीट फ्लो करे, तो मास के अंदर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन ना करना। एक जो गलत बात इसमें ऐड की गई थी वो ये था कि उन लोग कहते थे कि बेसिकली देयर इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन इन अ सब्सटेंस, मतलब ये नॉन क्रिएटेबल है, मतलब इसको क्रिएट नहीं कर सकते। कैलोरिक मतलब अगर एक बार ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म हो गया, सो इट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड इन अ सब्सटेंस अनलेस एंड अदरवाइज यू सप्लाई एक्सटर्नल हीट। तो यानी कि अगर आपने गर्म बॉडी को ठंडी बॉडी से टच कर दिया तो कैलोरिक जो भरा हुआ था वो पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ फ्लो हो गया, अब इसके अंदर कैलोरिक खत्म हो गया। बट ये तो थोड़ा सही कॉन्सेप्ट नहीं है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपने जो कोल्ड बॉडी से उसे टच किया था, अगर उससे भी ज़्यादा कोल्ड बॉडी अगर ले आए अब और अब उससे टच कर दें तो हीट फिर से इस वार्म बॉडी में से फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। तो कैलोरी खत्म हो जाना, ये सब कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही आउटडेटेड है। चलिए एनीवे, बट ये ज़रूरी था उस ज़माने में ताकि एक नींव रखी जा सके, एक फाउंडेशन रखा जा सके आगे बढ़ने के लिए और मॉडर्न साइंस के लिए। अब आ जाते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स पे, जैसे कि व्हाट इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एक एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इस टर्म को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा होता है, द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी नाइदर एंटर्स नॉर लीव्स द सिस्टम। सिस्टम में ना तो हीट आ रही ना जा रही है, यानी कि हीट का जो ट्रांसफ़र है ना बेसिकली वो ज़ीरो है। चेंज इन हीट कंटेंट जो भी है वो ज़ीरो है, ट्रांसफ़र हुआ नहीं है हीट, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस उसे कहते हैं। वैसे ऐसे प्रोसेस को कभी कभार आइसोलेटेड प्रोसेस भी कह देते हैं। तो आइसोलेटेड भी अगर आप वर्ड सुने तो आप बेसिकली घबराएं नहीं। तो प्रोसेस इन विच द हीट एनर्जी नाइदर एंटर्स और नॉर लीव्स द सिस्टम, ठीक है। तो हीट ना आ सकती सिस्टम में, ना जा सकती है। जैसे कि आपका थर्मस फ्लास्क है, ठीक है। तो आपका थर्मस होता है, उस थर्मस में अगर आपने बेसिकली चाय भर दिया तो वो चाय गर्म ही रहती है, क्योंकि ना हीट जा सकती है और ना हीट आ सकती है अंदर, ठीक है। तो ऐसा होता है। हाँ, ये बात अलग है कि दुनिया में परफेक्टली एडियाबैटिक कुछ चीज़ है नहीं, तो थोड़ी तो हीट ऑब्वियसली निकल जाती है रेडिएशन के थ्रू और हल्की फुल्की कंडक्शन के थ्रू। हालांकि ये तो इंसुलेटर है, लेकिन बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट का हीट कंडक्शन तो होता ही है। जो इंसुलेटिंग चीज़ें भी हैं, जैसे वुड इंसुलेटर है, लेकिन अगर एक तवे के ऊपर वुड को रख देंगे और फिर वुड के ऊपर हाथ रखेंगे थोड़ी देर के बाद, तो थोड़ा-सा गर्मी तो फ़ील होती ही है। तो बेसिकली हल्का-फुल्का कंडक्शन और रेडिएशन आप कह सकते हैं कि ये इस वजह से आपका
कोई भी सिस्टम प्योरली एडियाबैटिक दुनिया में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये अनअचीवेबल टाइप की चीज़ है, बट हाँ परफेक्टली एडियाबैटिक बनाना भी नहीं है, ऑलमोस्ट एडियाबैटिक बन जाए काफ़ी है, काफ़ी घंटे तक खाना गर्म रह सके उतना काफ़ी है। एंड मशीन्स जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ऐसी ऐसे सिस्टम की कि जहाँ पे चीज़ों को एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर सकते हैं उसे उसी टेम्परेचर पे बनाए रखने की। अच्छा, तो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। और फिर उसके बाद में एक हम नाम ले लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद, अ, ये हो गया आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो ये होता है कि प्रोसेस इन विच इट्स अ प्रोसेस इन विच the temperature of the system remains constant. Temperature of system remains constant. टेम्परेचर ना बढ़ता है ना घटता है, टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो डेल्टा टी जो है वो ज़ीरो है ना, चेंज इन टेम्परेचर इज ज़ीरो। अच्छा, एक बात याद रखना कि टेम्परेचर एंड जो इंटरनल एनर्जी है दे आर वेरी वेरी इंटीमेटली रिलेटेड। सो इफ डेल्टा टी कम्स आउट टू बी ज़ीरो देन डेल्टा यू ऑल्सो कम्स आउट टू बी ज़ीरो, ठीक है। तो डेल्टा टी ज़ीरो है तो डेल्टा यू भी ज़ीरो हो जाता है। मैं इक्वल टू ही लिख देता हूँ यहाँ पे, वरना वो टेंडिंग टू लग रहा था। चलिए, ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। अब आ जाते हैं एक प्रोसेस पे जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ये आइसोकोरिक वर्ड जो है जहाँ तक इसका मीनिंग मैं समझ पाया हूँ ये वहाँ से आया होगा। वैसे तो आइसो का मतलब होता है सेम, सेम प्लेस, उसको शॉर्ट में हम सेम कह रहे हैं, तो आइसो का मतलब ये होता है। एंड कॉरिक जो वर्ड है ना, आई थिंक ये चॉर्स से है, चॉर्स, चॉर्स मीन्स काम, ठीक है। सो आइसोकोरिक का मतलब यानी कि कोई काम नहीं हुआ है, एंड वैसा ही होता है बेसिकली। इस प्रोसेस में कोई काम नहीं होता है, द वर्क डन इज ज़ीरो। तो आइसोकोरिक मतलब काम कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, सेम ही रहा है। सो वर्क डन चेंज नहीं हुआ, मतलब फाइनल वर्क इनिशियल वर्क सब ट्रैक करेंगे तो ज़ीरो आएगा, यानी कि वर्क डन इज़ ज़ीरो बेसिकली इन दिस प्रोसेस, वर्क डन इज़ ज़ीरो। अब वो बाद में आप देखेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी है, वो ज़ीरो है, और वॉल्यूम चेंज नहीं हुई है, ठीक है। वॉल्यूम चेंज नहीं हुई है इसलिए वर्क डन ज़ीरो है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुई है इसलिए वर्क डन ज़ीरो है। तो इसे कभी कभार आइसो वॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है। इसे आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। सो आइसोकोरिक या आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, सो इट्स अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। तो इसे हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा वी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। एंड फाइनली एक और अच्छा वाला टर्म जिसका नाम है आइसोबारिक। सो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, यानी कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा पी इज ज़ीरो, राइट। सो आइसोबारिक, बारिक ये वर्ड इसलिए यूज़ किया होगा बिकॉज पुराने ज़माने में प्रेशर को बार कहते थे, और प्रेशर का एक यूनिट बार भी है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट बार भी है। सो इट्स एन आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। अच्छा, फिर एक तो हम कुछ और अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी लाना चाहें कुछ और भी तो हम ला सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो साइक्लिक प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस विच returns to its original state after a series of operations, after undergoing a series of operations is called as साइक्लिक प्रोसेस। एक प्रोसेस जो कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौट आता है बहुत सारे ऑपरेशंस होने के बाद। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस में यहाँ से यहाँ सिस्टम को ले जाया गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इस तरीके से, फिर वापस से सिस्टम उधर ही लौट आया, या फिर इस तरीके से सिस्टम ए से बी गया, फिर बी से वापस ए आ गया, यहाँ पे ए से बी गया, बी से सी, सी से डी। तो काफ़ी सारे ऑपरेशंस करने के बाद अगर सिस्टम वापस से अपने ही पोजीशन पे लौट आए तो उसे हम कहते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस। अब एक टर्म है जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस।
So it's a process which at any instant can be reversed in the direction opposite to the original without affecting the environment. The process which can be retraced, ये ज़्यादा better word है, retraced in opposite direction. फिर ऑफ द ओरिजिनल लिखने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल डायरेक्शन को ऑपोजिट नहीं लिखने की जरूरत है, मतलब क्योंकि आपने एक डायरेक्शन में उसको ट्रेस किया, अब आप उसको रिट्रेस कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना. तो प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन by reversing the variables without affecting the surrounding is called as reversible process. मतलब बिना किसी सराउंडिंग को अफेक्ट किए हुए, मतलब अपना जो आसपास का सिस्टम है, कोई भी मतलब अपना सिस्टम जो है ना, उसके आसपास की सराउंडिंग जो होती हैं, सराउंडिंग किसी भी कह सकते हैं अपना, जैसे रूम हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सराउंडिंग हो गया. तो सराउंडिंग चीज़ों को न बदलते हुए सिर्फ प्रोसेस जिस तरीके से आया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसे ही अगर रिवर्स डायरेक्शन में ले जाया जा सके तो हम उसे कहते हैं कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है वो. वी से दैट इट्स अ reversible process which can be retraced in the opposite direction by reversing the variables without affecting the surrounding is called as a reversible process. I hope आपको ये बात समझ में आई है. फिर आता है irreversible process. ये को ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस विच ऑन ट्रेसिंग बैकवर्ड, अगर इसको बैकवर्ड ट्रेस किया जाए by keeping values of parameters same, then it will affect its surrounding, surrounding को अफेक्ट कर देगा. हम इसे रिट्रेस अगर करना चाहें तो ये सराउंडिंग को अफेक्ट कर देगा, बिना सराउंडिंग को अफेक्ट किए ये रिट्रेस नहीं हो पाएगा. एक ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है. इसका मैं एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन देता हूँ, just wait. If on tracing the process backwards, thermal and mechanical effects do not remain of same magnitude, then it's called as an irreversible process. तो आई होप कि irreversible process की समझ में आ गया कि थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट सेम नहीं रहेंगे अगर इस प्रोसेस को उल्टा डायरेक्शन में किया गया तो. अब इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल क्या है दुनिया में? देखिए भाई, हर प्रोसेस इरिवर्सिबल है. परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस तो दुनिया में होता ही नहीं है. जैसे आपने एक प्रोसेस देखा है कि आप एक सेंट की बोतल को अगर जस्ट ओपन करें तो पूरे रूम में खुशबू फैल जाती है. ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इसमें क्या हो गया कि आपने जब सेंट की बोतल ओपन की तो वहाँ पर सेंट का जो परफ्यूम का जो मॉलिक्यूल्स थे ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई था और रूम में कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो था. परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन लो था, मतलब लो या इन द सेंस जीरो ही था. तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो गया रूम के अंदर और फटाक से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं और पूरे रूम में खुशबू फैल जाती है. बट इसका रिवर्स प्रोसेस जो है नॉर्मली नहीं होता है. और रिवर्स प्रोसेस अगर आप करना भी चाहें कि पूरे रूम से कलेक्ट करके सारे के सारे मतलब मॉलिक्यूल्स को लेके फिर से सेंट की बॉटल में डालें, तो ये प्रोसेस आप कर तो सकते हैं. थियोरेटिकली दिस इज पॉसिबल इन प्रिंसिपल, लेकिन क्या है कि यू विल हैव टू अफेक्ट दी सराउंडिंग अफेक्ट के बिना दिस पॉसिबल वोंट हैपन. सो दुनिया के सारे प्रोसेसेस ही बेसिकली इरिवर्सिबल हैं, है ना, रिवर्सिबल नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल पानी जो है हाइट से नीचे गिरता है स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही, लेकिन नीचे से पानी ऊपर नहीं जाता है, तो यू विल नीड सम एक्सटर्नल हेल्प, सम एक्सटर्नल एजेंसी. सो विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट यू वोंट बी एबल टू डू द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इट. एनीवे, आई होप कि आपको ये सारी बातें रिवर्सल प्रोसेस के बारे में समझ में आई हैं. अब एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. ये प्रोसेस क्या होता है कि बेसिकली अ प्रोसेस विच इज carried out
carried out infinitesimally slowly. सो इन्फाइनेटेसिमल स्पीड पे अगर इसको कैरी आउट करते हैं, यानी कि बहुत ही स्लो तरीके से अगर हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, तो उसे हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं. क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन्फाइनेटेसिमली स्लोली. बहुत स्लो से कैरी आउट करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं. अच्छा, ऐसा करते क्यों है? कोई प्रोसेस को बहुत ही धीरे, मतलब वो लगता है कि बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ ही ऑलमोस्ट ऐसा लगता है, बट एक्चुअली रुका नहीं है, धीरे धीरे चल रहा है, रेंग रहा है प्रोसेस. जैसे नहीं अपना स्नेल जो होता है, रेंगता है स्नेल जो जानवर होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कोई गोगल गाय बोलता है, कोई घोंघा बोलता है, वट एवर. तो रेंग रहा है प्रोसेस. ऐसे करते क्यों? हम जानबूझ के ऐसा प्रोसेस करते हैं क्योंकि ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल वे में कर पाना पॉसिबल होता है, इसे उल्टे डायरेक्शन में ट्रेस कर पाना पॉसिबल होता है, बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट्स डिस्टर्ब ना हो, हम इक्विलिब्रियम के आसपास ही चलते रहें. तो ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं. सो एक प्रोसेस जो कि बहुत ही क्वाजी स्टैटिकली परफॉर्म किया गया है, वो प्रोसेस ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. ठीक है, कुछ और टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज अ ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर मास एज वेल एज एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों कैन बी एक्सचेंज्ड. उसे कहते हैं ओपन सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड. ठीक है, तो एक बंद कंटेनर ले लो जिसकी कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, कंडक्टिंग मतलब हीट आ जा सकती है, ऐसी वॉल्स होंगी, तो उसमें से मास तो बाहर नहीं जाएगा बट एनर्जी तो जाएगी ना. तो बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज. तो ये हो गया क्लोज सिस्टम. एंड फाइनली होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हम लोग एडियाबैटिक भी बोलते हैं. तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या ऐसा हो गया कि नाइदर मास नॉर एनर्जी, एक सेकेंड, नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड. किसके साथ? ऑब्वियसली विद एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के साथ में नहीं होता ऐसा एक्सचेंज. एंड फाइनली आज की लास्ट डेफिनेशन वो ये है हीट इंजन की. व्हाट्स अ हीट इंजन? एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस दैट कंटिन्यूसली, जो कि लगातार दैट कंटिन्यूसली कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क. हीट को मैकेनिकल वर्क में बदल सकता है, तब्दील कर सकता है, चेंज कर सकता है. तो वो डिवाइस जो कि कंटिन्यूसली हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, उसे हम कहते हैं हीट इंजन. सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में